उसके बाद ये वाली ट्री जो है, ये जो हमारे पास है, इससे भी एक डिसीजन ट्री का मॉडल तैयार किया जाएगा और यही टेस्ट रिजल्ट जो यहाँ पे भेजा गया था, यही टेस्ट रिजल्ट यहाँ भेजा जाएगा और इससे भी एक रिजल्ट जो है वो जमा कर लिया जाए। हो सकता है इसका रिजल्ट 0 आ जाए कि इस वाले टेस्ट के लिए जो पहले यूज किया गया था, ये वाला मॉडल हालांकि इसी ट्रेनिंग से निकाला है, लेकिन क्योंकि इसके पैरामीटर्स डिफरेंट हैं तो हो सकता है इसका रिजल्ट 0 आ जाए क्लास, और यहाँ पे इसका रिजल्ट 1 आ जाए। और इस तरह के डिफरेंट डिसीजन ट्री जो है वो यहाँ पे बनाई जाती है। कुछ लोग कहते हैं 100, कुछ कहते हैं 200, तो ये आपसे पैरामीटर पूछता है हाउ मेनी ट्रीज, स्टैंडर्ड्स 100 होता है या 10 होता है, और उसके बाद आपसे पूछता है कि आप कितनी ट्रीज बनाना चाहते हैं। जितनी आप ट्रीज बनाएंगे उतने आंसर आपके पास आ जाएंगे। कोशिश करते हैं कि ऑड नंबर ऑफ ट्री बनाएं ताकि डिसीजन लेना आसान हो, क्योंकि इवन नंबर में ये होता है कि अगर हो सकता है कि इवन नंबर आपने ट्री बना ली तो 2 यस कह दें और 2 नो कह दें, तो फिर किस तरफ डिसीजन लेंगे। लेकिन अगर ऑड नंबर बनाएंगे जैसे 3, तो अब आपके पास किसी ना किसी एक का जो है वेटेज ज्यादा होगा। तो इस तरह से आप डिसीजन ट्री डिजाइन करते हैं, उसके रिजल्ट अपने पास रख लेते हैं। तो कहता है कि मल्टीपल ट्री ensemble ट्रीज, ठीक है, ट्रीज लिखा हुआ है, वेयर मल्टीपल ट्रेनिंग सेट्स आर जनरेटेड विथ रिप्लेसमेंट करके इन द बैगिंग, ये बैगिंग वाले ही हम बात कर रहे हैं, बूस्टिंग नहीं है, बैगिंग टेक्निक। आर डेटा सेट इज डिवाइडेड इनटू ensamples using the randomized sampling, ठीक है, ensample, और then यूजिंग अ सिंगल लर्निंग एल्गोरिथम, एक लर्निंग एल्गोरिथम, ठीक है। लर्निंग यानी जैसे डिसीजन ट्री है या कोई भी न्यूरॉन्स यूज कर लें आप, जो भी न्यूरॉन्स यूज करना है आपने, तो देन यूजिंग अ सिंगल लर्निंग एल्गोरिथम अ मॉडल इज बिल्ट ऑन द सैंपल, जो सैंपल आपने बनाया उससे उसके रिजल्ट मॉडल बना लेंगे आप। लेटर द रिजल्टेंट, जाहिर है जब डेटा चेंज होगा तो मॉडल भी चेंज होता चला जाएगा। ऐसा थोड़ी कि एक ही मॉडल होगा सब उसी पे चलेगा, नहीं, जब आप सैंपल चेंज करेंगे तो मॉडल भी नया बनेगा। तो लेटर द रिजल्टेंट प्रिडिक्शन आर कंबाइन यूजिंग द वोटिंग फॉर एवरेजिंग इन पैरेलल, यानी जो रिजल्ट आ जाते हैं डिफरेंट, उनकी वोटिंग करा देते हैं कि जो ज्यादा को फेवर कर रहे हैं वही हमारा आंसर होगा। मेजोरिटी वोटिंग जिसके कहते हैं हम, और इस बेसिस पे हम आंसर जो है वो हासिल कर लेते हैं। तो कहता ये है कि बैगिंग एक जर्नल एग्जाम्पल में यहाँ पे इन्होंने शो किया है, और वो कहते हैं कि ये बैगिंग का एक जर्नल एग्जाम्पल है कि आपके पास ये ट्रेनिंग डेटा है, ठीक है। आपने पहला डेटा जो है वो रॉ सिलेक्शन कर लिया आपने, उसके बाद इसके थ्रू मॉडल बना लिया, और उसके बाद आपने यहाँ पे उसका रिजल्ट निकाल लिया, जो भी टेस्ट डेटा था उसका रिजल्ट निकाल लिया। ये तीनों समझ में आ गया। उसके बाद इसी ट्रेनिंग डेटा में से, अच्छा ये जो निकालते हैं कट नहीं करते, इसमें से कॉपी करते हैं, बेसिकली एक सैंपल जो है इसमें से निकाल लेते हैं। कट कर लेंगे तो डेटा कम हो जाएगा यहाँ पे और ओवरराइट भी नहीं होगा। और फिर उसके बाद आप सेकेंड डेटा सैंपल निकालते हैं। जब सेकंड डेटा सैंपल निकालते हैं, हो सकता है पहले डेटा सैंपल में जो गया है उसके भी कुछ पार्ट इसमें आ सकते हैं, तो इसका मतलब है इसके अंदर मिक्सिंग होती है। ऊपर क्या लिखा हुआ है, रॉ सैंपल विथ रिप्लेसमेंट, यानी इसके अंदर रिप्लेस हो सकता है डेटा पहले वाले में जो इस्तेमाल हुआ। अब डेटा चेंज हो गया तो मॉडल भी नया बनेगा, मॉडल नया बना है तो उससे नया रिजल्ट आ जाएगा, एंड सो ऑन। इस तरह के आप जितने चाहें आप मॉडल और रिजल्ट हासिल कर सकते हैं, जितने चाहें आप मॉडल और रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। जब आपके पास मॉडल आ जाएगा तो अब सवाल ये है कि जो टेस्ट डेटा था हमारे पास जिसने इंडिविजुअली सबको हिट किया है, तो इसका रिजल्ट कौन सा होगा इन सबों से जो आया। तो आप कहेंगे जिसको ज्यादा वोट मिला होगा वो बेसिकली फाइनल प्रेडिक्शन होगा। यानी ज्यादा वोट से मुराद ये है कि अगर आपके पास सिर्फ 2 ही क्लासें हैं 1 और 0, पॉसिबल ज्यादा भी हो सकती हैं, तो यकीनन इसने या तो 1 या तो 0 कहा होगा, इसने भी या तो 1 या 0 कहा होगा, इसने भी या तो 1 या 0 कहा होगा। तो अब इसमें से जिसने, इसको काउंट कर लेते हैं कि 1 वाले ज्यादा हैं या 0 वाले। अगर 1 वाले का वेटेज ज्यादा है तो हम फाइनल प्रिडिक्शन 1 कर देंगे, और अगर 0 वाले का वेटेज ज्यादा है यहाँ पे मेजोरिटी वोटिंग में, तो मेजोरिटी वोटिंग का मतलब होता है कि आप किसको बेसिकली फाइनल प्रिडिक्शन की तरफ लेके जाए, तो वो रिजल्ट यहाँ पे प्रोड्यूस कर दिया जाता है। समझदारी बात है। हाँ बिलाल, सही बात, ये बात हम पहले भी बता चुके हैं। यहाँ तक बात क्लियर है ना। ये है बैगिंग की टेक्निक। ये जो बैगिंग टेक्निक रैंडम फॉरेस्ट में इस्तेमाल होती है वो कैसे होती है, तो वो भी हम यहाँ पढ़ लेते हैं। इसे थोड़ा सा डिफरेंट किया है उन्होंने।
वो कहता है रैंडम फॉरेस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ द ensemble लर्निंग इन विच वी कंबाइन मल्टीपल मशीन लर्निंग एल्गोरिथम टू ऑब्टेन बेटर प्रिडिक्टिव परफॉर्मेंस। ठीक है, जो हमें परफॉर्मेंस हासिल होती है, और आप मल्टीपल मशीन लर्निंग मॉडल भी यूज कर सकते हैं। यानी मिसाल के तौर पे आपने कहा कि यहाँ पे मैंने जो भी मशीन लर्निंग मॉडल यूज किया था, यहाँ पे उसके अलावा दूसरा यूज कर लिया, तीसरा यूज कर लिया, तो आप कर सकते हैं इस तरह से। लेकिन नॉर्मली एक ही मॉडल यूज करके हासिल किया जाता है, लेकिन ये भी चेंज किया जा सकता है। टू की कॉन्सेप्ट दैट गिव इट द नेम रैंडम। दो की कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से उसको रैंडम का नाम दिया गया। अ रैंडम सैंपल ऑफ ट्रेनिंग डेटा सेट व्हेन बिल्डिंग द ट्री। रैंडम सैंपल निकालते हैं, ये बात हमें पता है। रैंडम सबसेट ऑफ फीचर्स, यानी इसके अंदर दो चीजें सेलेक्ट की जाती हैं। यानी अगर आपके पास, मैं आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर आपके पास एक, ये मैं अब रैंडम फॉरेस्ट की बात कर रहा हूँ, बैगिंग तो बता चुका हूँ ना, उसमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की है रैंडम फॉरेस्ट ने। कि अगर ये आपके पास डेटा है, ये अगर आपके पास डेटा सेट है और आपके पास ये एट्रीब्यूट्स हैं उसके, तो आप कहते हैं कि मैं इसमें से कोई रैंडम सैंपल उठा लूंगा। हो सकता है कि आपने ये रैंडम सैंपल उठा लिया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो इसके एट्रीब्यूट्स हैं, कोई 15-20 एट्रीब्यूट्स हैं, उसमें से भी आप सारे ना लें, बल्कि कोई रैंडम एट्रीब्यूट सेलेक्ट कर लें। यानी अगर 15 एट्रीब्यूट्स हैं तो आप कोई 8 एट्रीब्यूट ले लें पहले वाले के लिए। तो ये कोई 8 एट्रीब्यूट आ जाएंगे और कुछ सैंपल्स आ जाएंगे। तो देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ, रैंडम सैम्पलिंग। सैम्पलिंग मतलब होता है रॉ से निकालना। ठीक है, ए ऑफ ट्रेनिंग डेटा सेट व्हेन बिल्डिंग द ट्री। जब ट्री बनाने जाते हैं तो सैंपल निकाल लेते हैं, वो तो ठीक है, निकाल ही रहे हैं, बैगिंग तो यही कहता है। लेकिन कहता है रैंडम सबसेट ऑफ फीचर्स, फीचर यानी एट्रीब्यूट्स। तो आप रैंडम फीचर भी सेलेक्ट करते हैं यहाँ से एट्रीब्यूट्स के, स्प्लिटिंग द नोड, और नोड को स्प्लिट कर लेते हैं। तो वो जो नया ट्रेनिंग डेटा आता है, वो बेसिकली आप यूज करते हैं किसी मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम के लिए, और उसके बाद प्रेडिक्शन जो है वो हासिल कर लेते हैं। ये बेसिकली टेक्निक जो है। हाँ पड़ेगा, हर दफा न्यू मॉडलिंग जैसे पहले हो रही थी वैसे ही अभी भी मॉडलिंग होगी, और बिल्कुल पड़ेगा। लेकिन रिजल्ट जो है वो डिफरेंट अंदाज में जो है वो आपको मिलेगा। कभी कुछ एट्रीब्यूट्स आएंगे, कभी कुछ एट्रीब्यूट्स आएंगे, तो डेफिनेटली आपको एडवांटेज ही मिलेगा, डिसएडवांटेज नहीं होगा। और फिर वर्किंग भी कम होने की वजह से थोड़ी फास्ट हो जाएगी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और इसकी डायग्राम की तरफ जाते हैं। कहता है कि डिसीजन ट्री आर इजी टू बिल्ड, इजी टू यूज एंड इजी टू इंटरप्रेट, बट इन प्रैक्टिस दे आर नॉट ऑसम। यानी बातों का ऐसा होता है डिसीजन ट्री का रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं होता, क्योंकि आप सिर्फ एक ही ट्री पे फोकस किए बैठे हैं। इसी वजह से एन्सेम्बल मेथड बहुत पॉपुलर हो गया है। और आप देख रहे हैं कि एक्सट्रीम बूस्टिंग ने तो कैगल कंपटीशन में धूम मचा दी थी, कि अब यानी आप डीप लर्निंग को भी भूल गए थे और एक्सट्रीम बूस्टिंग को यूज करके जो है वो बेसिकली अपनी प्रिडिक्शन किया कर रहे थे। और कैगल में अक्सर कंपटीशन जीतने वाले एक्सट्रीम बूस्टिंग को यूज कर रहे थे। तो डिसीजन ट्री क्योंकि एक ही ट्री पे इंडिपेंडेंट था, तो उसके रिजल्ट्स आसान तो है, लेकिन इसके रिजल्ट अच्छे इतने नहीं थे। द वर्क ग्रेट they work great with the data used to create them, but they are not flexible when it comes to classifying new sample। ठीक है, जब नया सैंपल आ जाता है उसके अंदर, तो उसको दोबारा पूरी ट्री जो है वो डिजाइन करनी पड़ती है। ठीक है, अच्छा जी, ये बेसिकली रैंडम फॉरेस्ट की कुछ एग्जांपल बताई है उन्होंने, कि अगर आप एट्रीब्यूट्स भी चेंज करेंगे, यानी एट्रीब्यूट का सिलेक्शन भी करेंगे, और आप जो है बेसिकली सैंपलिंग भी निकालेंगे, तो डिफरेंट किस्म की ट्रीज बनेंगी। ये समझते हो ना बात? द रैंडम फॉरेस्ट कंबाइन द सिंप्लिसिटी ऑफ द डिसीजन ट्री विद द फ्लेक्सिबिलिटी रिजल्टिंग इन अ वेस्ट इम्प्रूवमेंट इन द एक्यूरेसी। यानी ये एक है तो डिसीजन ट्री ही, ये पहला वाला भी डिसीजन ट्री है, दूसरा भी डिसीजन ट्री है, लेकिन अपने एट्रीब्यूट्स के डिफरेंस होने की वजह से, सैम्पलिंग का डिफरेंट होने की वजह से, ये बेसिकली डिफरेंट किस्म की ट्रीज, डिफरेंट डिजाइन की ट्रीज जो है वो डिजाइन हो रही है। यहाँ पे इन्होंने उसी बैगिंग एल्गोरिथम को थोड़ा सा डिसीजन ट्री की तरफ अलाइन करके यहाँ पे शो किया है कि वी हैव दिस बेसिकली दिस training data, we have to basically get split this training data in raw selection and feature selection। ये समझ आ रही बात है?
दोनों चाहिए हमें। अब अगर हम डिसीजन ट्री ऑनसेम्बल कर रहे हैं, रैंडम फॉरेस्ट, ये डिसीजन ट्री नहीं, रैंडम फॉरेस्ट अगर हम कर रहे हैं तो रैंडम फॉरेस्ट में हम बेसिकली रॉ सिलेक्शन भी करेंगे, RSD मतलब रॉ सिलेक्शन, और FSD मतलब फीचर सिलेक्शन डेटा, दोनों कर रहे होंगे हर जब, और फिर मॉडल बनाएंगे, मॉडल बनाने के बाद रिजल्ट स्टोर कर लेंगे एंड सो ऑन। तो कहता है क्या है, रॉ एंड फीचर सैंपल विथ रिप्लेसमेंट। ये रिप्लेसमेंट भी हो सकता है, जो एट्रीब्यूट्स यहाँ लिए गए हैं हो सकता है यहाँ पे भी लिए जा सके, उनमें से कुछ पार्ट यहाँ भी लिए गए हों। ठीक हो रहा है। उसके बाद मशीन लर्निंग मॉडल प्रेडिक्शन बना लिया, लर्निंग मॉडल यूजिंग डिसीजन ट्री, नॉर्मली डिसीजन ट्री को इस्तेमाल करके यहाँ पे बनाया जाता है। उसके बाद ये मॉडल प्रेडिक्शन रिजल्ट्स हैं और इनको आपस में कंबाइन किया जाता है, जिसको हम कहते हैं मेजॉरिटी वोटिंग। समझ आ गई होगा मेजॉरिटी वोटिंग का मतलब क्या है, कि जिस तरफ ज्यादा प्रिडिक्शन रिजल्ट्स हो उसको हम अपना फाइनल रिजल्ट मान लें। ठीक है, यहाँ पे ये इन्होंने एग्जांपल्स दी हुई है और एग्जांपल्स को यहाँ पे इन्होंने सॉल्व करवाया हुआ है कि इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और बाकी तो ये तुम इसको बता दिए मैंने, डायग्राम से समझा दिए। देखो हो सकता है कि यहाँ से इन एट्रीब्यूट्स को भी जो है वो निकाला जा सकता है, तो बाकी इन्होंने डायग्राम से समझाया है, वो जो मैं समझा चुका हूँ आपको। ठीक है, तो इस तरह से ये रैंडम फॉरेस्ट जो है वो काम करता है। इसकी कोड भी हम देख लेंगे आखिर में, तभी याद दिला देना मुझे। तो वैसे तो मैं शेयर भी कर दूंगा। तो ये बेसिकली रैंडम फॉरेस्ट की कुछ ट्रीज इस तरह बनती हैं, और जब डिसीजन हो जाता है तो फिर वो मेजोरिटी वोटिंग के बेसिस पे, जैसे उन्होंने कहा है कि अगर आपने कोई डेटा लिया और इस डेटा को प्रिडिक्ट किया आपने, यस नो यस कोई डेटा है, और आपने रैंडम फॉरेस्ट से प्रिडिक्ट करना शुरू किया इसकी बारे में कि इसको हार्ट डिसीज है या नहीं है, आपने पहले वाले से इसको एनालाइज किया, उसने यस बता दिया, दूसरी ट्री से किया उसने उसको यस बता दिया, तो 2 यस हो गए, 1 0 हो गया। तीसरी ट्री से किया तो इसने उसको बेसिकली फाइनली, तीसरे से मुराद है फाइनल रिजल्ट है ये, चौथे पांचवे जो फोर्थ ट्री से किया तो एक ने यस और बता दिया, एक ने नो बता दिया। अब इस बेसिस पे ये 4 डिफरेंट ट्री से ये सेम डेटा पास हुआ है, टेस्ट डेटा, और आपको इसके लिए डिसीजन लेना है कि आइदर क्या कहा जाए। तो आप कहेंगे कि भाई 3 यस आए हैं, 1 नो आया है, लिहाजा ये कहा जाएगा कि इसको हार्ट डिसीजेस हैं। तो इस बेसिस पे डिसीजन जो है वो लिया जाता है, और अगर आगे 5 और 1 हो तो यकीनन 5 वाले को जो है वो आप यस कह देंगे। तो इस तरह से ये डिसीजन लेने का तरीकेकार यहाँ पे किया जाता है। डेटा समटाइम ऐसा होता है कि कुछ डेटा आप यूज नहीं करते बैगिंग के लिए, यानी आप इस्तेमाल नहीं करते अपने सैंपल के लिए। तो डेटा विच इज नॉट यूज फॉर द रैंडम फॉरेस्ट इज कॉल्ड आउट ऑफ बूट स्ट्रैप, आउट ऑफ बैग भी कहते हैं उसको, आउट ऑफ बूट स्ट्रैप। आउट ऑफ बूट स्ट्रैप का मतलब ये होता है कि वो डेटा इस्तेमाल नहीं हुआ, जानबूझ के नहीं हुआ, या हो सकता है कि आपने करने की कोशिश की हो लेकिन रैंडम सिलेक्शन में ना आया हो, तो वो बेसिकली बूट स्ट्रैप। ये हमारे पास जो टास्क है ये बेसिकली रैंडम फॉरेस्ट के लिए। इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। इसका कोड कैसे लिखेंगे वो मैं भी आपको, अभी मेरे पास पाइचाम ओपन नहीं है, पाइचाम ओपन करूंगा ब्रेक में, तो फिर ब्रेक के बाद आपको कोड भी रैंडम फॉरेस्ट का शो कर दूंगा। इट्स नॉट डिफिकल्ट, इज सिमिलर एज अ डिसीजन ट्री। पैरामीटर्स चेंज हो जाते हैं। पैरामीटर्स में पूछता है कितने सैंपल्स लेने हैं, कितने ट्रीज बनानी है, तो इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस वो पूछता है, वो हम बता देते हैं उसको। और उसके बाद, और वरना अगर ना बताए तो वो स्टैंडर्ड जो ट्री कितनी लेनी है कितनी नहीं लेनी, वो इतनी ट्री लेके सॉल्व खुद ही कर देता है। तो ब्रेक के बाद मैं इंशाल्लाह ब्रेक में पाइचाम ऑन करूंगा, थोड़ी देर लगती है ऑन होने में, तो मैं इसमें आपको शो कर दूंगा। अच्छा सर, ये 2 डेटा जो होता है, एक ट्रेन एक टेस्ट, जी बिल्कुल, एक ट्रेन एक टेस्ट। आप बताइए। सवाल तो ये पढ़ तो लिया है बिलाल, लेकिन आगे मुझे नहीं पता पूछना क्या चाह रहे हैं आप। माइक ऑन करूं बिलाल? अच्छा कर देता हूँ, 1 मिनट हम करूँ। मोहम्मद बिलाल जमील नाम है ना तुम्हारा? अब तुम खुद कर लो, मैंने कर दिया तुम्हारा माइक अनम्यूट कर दिया, अब आप कर लीजिए। जी बिलाल। बिलाल अस्सलाम वालेकुम। सर सवाल ये था, ये जो ट्रेन और टेस्ट डाटा होता है इसमें कंफ्यूजन थोड़ा सा ये होता है, मतलब ये जो टेस्ट डाटा दिया होता है इसके अंदर जो है ना वो टारगेट क्लास नहीं होती है,
तो ये जस्ट वो जो एक्स टेस्ट होता है सिर्फ उसके लिए गिवन होता है, मतलब उस वेरिएबल में हम सेव करें, या ये कोई और पर्पस है? इसमें समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा सा आप गाइड कर दें। किस वाले सवाल की बात हो रही है? मतलब कोई डेटा सेट तुमने देखा है ऐसा, या फिर नॉर्मली जो हमें, देखो अगर कैगल से हम डेटा सेट डाउनलोड करते हैं या किसी कंपटीशन से डाउनलोड करते हैं, अब देखो ये तो हमें अपने एक्सपीरियंस से पता चलेगा ना। जब हम किसी कंपटीशन से डेटा डाउनलोड करते हैं मेरे भाई, तो नॉर्मली ये लोग जो कंपटीशन वाले होते हैं वो डेटा सेट अलग अलग कर देते हैं आपके लिए। यानी क्या कर देते हैं कि वो कहते हैं कि ये ट्रेनिंग डेटा है। जैसे आप अगर टाइटैनिक वाले को देखें तो टाइटैनिक में ट्रेनिंग अलग है और टेस्ट डेटा अलग है। अब समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। जो कंपटीशन वाले हैं, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, जो कंपटीशन कराते हैं, जैसे बहुत सारी कंपनीज है जो कंपटीशन कराती है, तो जिसमें से कैगल बहुत मशहूर है, बाकी जर्मन की कंपनीज भी हैं और बहुत सारी दूसरी कंपनीज है जो कंपटीशन के लिए डेटा अवेलेबल कर देती हैं। जो कंपटीशन वाले होते हैं वो कहते हैं कि ट्रेन ये है और टेस्ट जो है वो ये है। ट्रेन ये रहा और टेस्ट ये रहा, वो अलग अलग करके देते हैं। उसमें जो ट्रेन होता है उसके अंदर टारगेट क्लास मौजूद होती है, लेकिन जो टेस्ट होता है उसमें टारगेट क्लास मौजूद नहीं होता है। बात समझ आ रही? इसमें टारगेट क्लास मौजूद नहीं होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एट्रीब्यूट्स होते हैं टेस्ट के। ये मैं बात कर रहा हूँ कंपटीशन वाले। अब आपने ट्रेनिंग कर ली, ठीक है। ट्रेनिंग करने के बाद, ट्रेनिंग करते वक्त इसको अलग कर लेते, क्योंकि अब आपने इसमें से 30% का कट नहीं करना, क्योंकि टेस्ट डेटा अलग से मौजूद है। ये तो उस वक्त करते हैं जब आपके पास टेस्ट डेटा इसी में से निकालना हो। अब तो आपके पास टेस्ट डेटा अलग से दिया हुआ है, तो आप इसमें से स्प्लिट वाला मेथड नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपने इसमें से कोई चीज स्प्लिट नहीं करनी। तो अब आप सिर्फ क्या सेपरेट करेंगे, इसका टारगेट क्लास अलग करेंगे और इसका जो है ये एक्स अलग कर लेंगे, यानी ये जो पार्ट ट्रेनिंग का पार्ट है। उसके बाद मॉडल बनाएंगे, मॉडल बनाने के बाद मॉडल में से आप इसको पास करेंगे, और उसके बाद पास करने के बाद आपके पास एक प्रिडिक्टेड रिजल्ट, सॉरी, इसका मॉडल, यहाँ से मॉडल डिजाइन कर लेंगे। मॉडल क्या हो जाएगा, मॉडल बन जाए। मॉडल बनाते वक्त आपको ट्रेनिंग पार्ट और इसकी टारगेट क्लास चाहिए होती है। मॉडल जब बना रहे होते हैं तो आपको ट्रेनिंग क्लास चाहिए होती है और इसकी टारगेट क्लास चाहिए होती है। ट्रेनिंग पार्ट और टारगेट क्लास, उससे मॉडल तैयार हो गया। जब मॉडल तैयार हो जाता है, आपने कितना अच्छा मॉडल तैयार किया है ये डिपेंड करता है आपकी क्लीनिंग के ऊपर और आपके जो मॉडल आपने पिक किया इसके ऊपर। अब जब मॉडल तैयार हो जाता है तो आप टेस्ट डेटा इसमें से पास करते हैं जो अवेलेबल होता है। इसमें टारगेट क्लास नहीं होती है, इसलिए इसको सेपरेशन की जरूरत ही नहीं है। तो मॉडल क्लास जो आपके पास था, इसमें से टेस्ट डेटा आप पास करते हैं। जब टेस्ट डेटा इसमें से पास करते हैं तो ये आपको प्रिडिक्टेड रिजल्ट दे देता है, प्रिडिक्टेड रिजल्ट आपको दे देगा। अब सवाल यहाँ पे जो रेज होता है वो ये होता है कि जो प्रिडिक्टेड रिजल्ट आपने निकाला है, जो कि अगर 2 क्लास में है तो 0 1 निकाला है, ये सही आया है या नहीं आया है, या इसकी एक्यूरेसी कितनी आई है। ठीक है, ये एक्यूरेसी जो है वो कितनी, हाँ, एक्यूरेसी कितनी एग्जिस्ट करती है, कितनी एक्यूरेसी जो है मौजूद है इसकी। तो ये लोग इसके लिए दो तरीके होते हैं। एक तो कहते हैं कि आपने जो प्रिडिक्शन रिजल्ट निकाला है उसको अपलोड कर दें जहां से ये डाउनलोड किया था कंपटीशन में, तो वो अपलोड कर देते हैं। तो जैसे ही अपलोड करते हैं वो इसकी एक्यूरेसी बता देते हैं कि कितनी एक्यूरेसी है। और कुछ लोग जो है वो टारगेट क्लास जो है वो अलग से प्रोवाइड कर देते हैं कि आप अपने अपने प्रिडिक्शन को इस टारगेट क्लास से कंपेयर कर लें बिफोर अपलोडिंग। तो बहुत सारे इस तरह भी करते हैं। तो इस तरह से आप बेसिकली टेस्ट को अलहदा से इस्तेमाल करके यहाँ पे कर लेते हैं। अब सवाल अगला, अगला सवाल ये रेज होता है कि क्योंकि ट्रेनिंग डेटा में कुछ स्ट्रिंग यानी ऑब्जेक्ट टाइप डेटा टाइप भी होता है, जैसे जेंडर है तो जेंडर में मेल फीमेल आ गया, मेल फीमेल आ गया। आपने ट्रेनिंग में तो इसको मेल फीमेल को बेसिकली, ट्रेनिंग में तो मेल फीमेल को आपने 1 0 बना लिया, टेस्टिंग में भी तो जेंडर होगा, इसको तो नहीं किया। तो भाई होता ही ये है कि जब ये अलहदा अलहदा होते हैं तो आप पहले इसमें से, गौर सुनना, इसमें से आप अलहदा कर देते हैं। कौन सा पार्ट, ये दोबारा बता रहा हूँ, गौर सुनिए क्या कह रहा हूँ। टारगेट क्लास को अलहदा कर देते हैं तो आपके पास एक प्योर ट्रेनिंग डेटा आ जाता है, ट्रेनिंग डेटा, ठीक है, TRAIN, ट्रेनिंग डेटा आ जाता है।
और आपके पास एक टेस्ट डेटा ऑल्सो अवेलेबल होता है, आप इसको कॉन्केटिनेट करते हैं। याद है मैंने आपको कॉन्केटिनेशन बताई थी और सवाल भी दिया था। कॉन्केटिनेशन करते हैं रॉ वाइज, यानी इसके कॉलम में इंक्रीज कर देते हैं। तो ये टेस्ट डेटा होता है, आप इसको, आपको तो पता है ना कि कितने ट्रेनिंग डिपार्ट थे, काउंट कर लिया आपने, मिसाल के तौर पे 1000 थे, तो इसका इंडेक्स 1000 तक जाएगा। उसके बाद यहाँ पे टेस्ट डेटा इसके साथ लगा लेते हैं। सही है, आप किसी किस्म की स्प्लिट नहीं कर रहे, यहाँ से टेस्ट डेटा आप इसके साथ यहाँ इसको लगा देते हैं। इस तरह से कोई वेरिएबल बना ले नया और उसमें इस तरह से इसको लगा लें। अब आपके पास ट्रेन और टेस्ट साथ साथ लग गए। अब आप इसके ऊपर क्लीनिंग का काम शुरू करें। जो क्लीनिंग करेंगे वो पूरे पे होगा, आप जो भी क्लीनिंग करेंगे वो पूरे पे होगा। जब क्लीनिंग हो जाए सारी चीजें, तो फिर यहाँ से दोबारा कट करके अलग कर दीजिए उसको, और कट करने के बाद टेस्ट को अलग कर दे और ट्रेन को फिर मॉडलिंग की तरफ लेके चले जाए। इस तरह से ये काम जो है वो किया जाता है। तो मैं देख लूँ सवाल क्लियर हुआ नहीं हुआ सर। लेकिन क्लीन करने के लिए टेस्ट तो क्लीन नहीं किया ना, अब बता दिए ना मैंने, तुम्हारा सवाल समझ में आ गया तुम्हें साथ अब्बास कि किस तरह करते हैं टेस्ट को क्लीन। तो इस तरह ज्वाइन कर देते हैं, इसको कॉन्केटिनेट कर देते हैं, तो वो बेसिकली क्लीन हो जाता है। और उसके बाद ये अभी आप क्लियर है ये। तो अलग अलग करोगे ना तो चांसेस होते हैं कि कुछ गड़बड़ हो जाए, इसलिए कंबाइन करके किया जाता है। अच्छा जी, आते हैं आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ये हमारे पास काम कंप्लीट हो गया है और हम ज़ाहिर अब ऑलमोस्ट, यानी आपको सर तो टारगेट जो अलग किया उसको पास, उसके पास रॉ, जी जी, उसको वो बेसिकली टारगेट जो अलग करते हैं ना, वो ऑलरेडी नोन होता है कि जो आपके पास ट्रेन डेटा होता है, तो जो पहला ट्रेन डेटा, क्योंकि आप सिर्फ क्लीनिंग कर रहे हैं, रॉ को ऊपर नीचे थोड़ी कर रहे हैं। तो जो पहला रॉ होता है उसका पहला टारगेट क्लास होता है, दूसरा रॉ होता है उसका दूसरा टारगेट क्लास, तीसरा रॉ होता है तीसरा टारगेट क्लास। तो ये तो अलग कर चुके हैं आप, और इसके नीचे टेस्ट डेटा लगा हुआ है। तो अब ये तो सेपरेट है ना, ये टेस्ट डेटा भी इसके साथ यहाँ लगा हुआ है, इसकी कोई टारगेट क्लास नहीं है। तो ये तो आप पहले ही अलग कर चुके हैं, तो लिहाजा आपके पास सारे रॉ सारे कॉलम जो हैं टेस्ट और ट्रेन के बराबर होंगे। इसको क्लीन करेंगे, कट करेंगे, जब कट करेंगे तो टारगेट क्लास की करस्पॉन्डेंस थोड़ी चेंज होगी, वो तो वही रहेगी। आपने तो खाली डेटा के इंटरनल जो इसके स्ट्रक्चर है वो स्ट्रिंग से न्यूमेरिक में लेके आए, ठीक है जी जी। वापस स्प्लिट कर देंगे उतने ही पार्ट से, स्प्लिट आप उतने ही पार्ट से करेंगे, अपनी मर्जी से 30-20% नहीं करेंगे। स्प्लिट उतने ही से करेंगे जहां पर ट्रेन रुका था और नया टेस्ट लगा था आके। उसके बाद आपको टेस्ट दोबारा मिल जाएगा, लेकिन वो क्लीन टेस्ट होगा। सही है भाई, आगे बढ़े। अच्छा जी, अब हमारे पास ये काम हो गया ऑलमोस्ट। आपको 50-60% जो है ना, बल्कि मैं कहूँगा 70% काम अगर आपने वाकई ही खुद कर रहे थे, क्विज़ असाइनमेंट आपने अपनी मर्जी से, और कैगल की कुछ कंपटीशन, क्योंकि मैंने कुछ कंपटीशन वाले क्वेश्चंस भी वहाँ दिए हैं, तो समझ लो कि आपको 70% काम आ गया है। कुछ 30% जो एडवांस लेवल है वो आपको सीखना है इंडस्ट्री में जाके, या खुद से सीखना है एडवांस लेवल। कि अगर आपसे कोई कहता है कि दो ऑब्जेक्ट हैं, दो एट्रीब्यूट्स हैं और आपने इनकी फिलिंग करनी है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, ये आपको अभी तक मैंने बताया नहीं लेकिन मैं समझा रहा हूँ खाली आपको। इसकी कोई जेंडर है मिसाल के तौर पे, जेंडर में मेल फीमेल आ रहा है, मेल फीमेल आ रहा है, और आपके पास एक डेटा जो है वो यहाँ पे मिसिंग है, ठीक हो गया। अब आप इसको फिल करना चाहते हैं, तो लोग और हम अब तक जितना सीखा है वो ये कहते हैं कि इसको फिल कर दें फॉरवर्ड से, बैकवर्ड से, या मोड से। ये भी मैंने बताया था कि आप नॉर्मली कैटेगोरिकल डेटा को फिल करने के लिए मोड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये आप बेसिकली एक तरीका और भी है कि अगर यहाँ पर कोई डेट है, या यहाँ पे इंडेक्स में कोई इसके कोई दूसरे सेल के अंदर कोई बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, तो आप क्या करें कि इन दोनों के दरमियान कोरिलेशन निकालें, और कोरिलेशन निकालने से पहले इनको आपस में कनेक्ट करें। ऐसे कनेक्ट करें कि जो एम्प्टी वाला सेल हो वो हट जाए। अब ये ज्वाइनिंग की क्यूरी चलेगी, है ज्वाइन करने की क्यूरी चलेगी इसके ऊपर, और इनको उस पार्ट के साथ कनेक्ट कर दें, 1 को 1 के साथ, 2 को 2 के साथ, जो एम्प्टी उसको छोड़ दें और आपस में कनेक्ट करवा लें, चाहे डिक्शनरी से करवा लें चाहे किसी से। उसके बाद इन दोनों का अलग से मॉडल तैयार करें किसी भी मैथ, यानी अब आपके पास दो रो का एक डेटा है, कुछ मिसिंग भी है,
और उसके बाद एक मॉडल बना लें आप। मॉडल बनाने के बाद यहाँ पर जो मिसिंग है वो इसके थ्रू बेसिकली इसको फाइंड करें कि इस यहाँ पे क्या होना चाहिए, रेदर देन कि यहाँ से और यहाँ से इसको फाइंड कर रहे हैं। तो ये बताएगा, इसके पैटर्न को देखते हुए बताएगा कि यहाँ पे कौन सा जेंडर फिजिबल है। जैसे आप नॉर्मल मशीन लर्निंग कर रहे थे तो आपके पास तो डेटा बहुत बड़ा है, आपने इसमें से 2 को कट कर लिया या 3 को कट कर लिया, उसके बाद जेंडर की मालूमात करके जेंडर को फिल। दिस इज द हाई लेवल ऑफ फिलिंग टेक्निक ना। तो इसलिए ये बातें अभी यहाँ नहीं बताई जाती, आपको फिलिंग के कोई 2-3 तरीके बता दिए गए। अब जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो वहाँ पे और बहुत सारे मेथड जो यहाँ पे ये वो मेथड है जो लर्निंग के साथ आपको आस्ते आस्ते आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप काम करते रहेंगे तो इंशाल्लाह अभी कोई इंटर्नशिप मिल जाती है या छोटी मोटी जॉब मिल जाती है तो आपको अगर इस फील्ड में एसिडरेट करना है तो आपको आसानी होगी। अच्छा जी, अब हम इसको बंद करते हैं, ये थोड़ा थोड़ा काम रह गया तो उसको समेट रहा हूँ मैं क्योंकि आखिरी क्लास है। तो अगर आपको कुछ पूछना भी होगा तो आप पूछ लीजिएगा, अगली क्लास में वाइवा लूंगा। अगर किसी का प्रोजेक्ट पहले कंप्लीट हो गया तो आप पहले प्रोजेक्ट दे दीजिएगा। नेक्स्ट स्क्रीन शोइंग है, वो है आपके पास परफॉर्मेंस मेजरिंग के कुछ पार्ट रह गए थे, वो मैं शो करता हूँ। इससे बंद होने वाला जी सर। मैं समझता हूँ कि 50 से ज्यादा आ गया है, और अगर किसी ने मैंने आपसे कहा ना, किसी ने असाइनमेंट, 5 कोर्स प्रोजेक्ट और क्विजेस खुद किए हैं बगैर किसी की हेल्प से। हेल्प से मुराद होता है कि आप नेट पे जाके आइडियाज लेके कोड लिखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने कर लिया और XYZ स्टूडेंट ने पूरा का पूरा कॉपी कर दिया, इस तरह नहीं किया है। तो आप कहीं से भी क्लास लेंगे ना, किसी भी ऑनलाइन क्लासेस में जाएंगे तो आपको 80-70% काम आ चुका है। तो आप सिर्फ 30%, 35% काम, वो तो हमेशा ही होता है कि जब आप थियोरेटिकल पढ़ते हैं तो इंडस्ट्री में जाके बाकी चीजें सीखते हैं।